हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अनहद आर्ट्स क्लासेस में। जहाँ तक हम पढ़े थे उससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि और भी इसमें क्या दे रखा है। आज हम भूवैज्ञानिक संरचना को हम डिवाइड करेंगे कि इंडिया में भूवैज्ञानिक संरचना जो है या भूभौतिक जो संरचना है उसको हम डिवाइड करके देखेंगे ये कितने डिवाइड होते हैं। आप इंडिया का वो देखिए, मैं आपको इंडिया की एक मैप दिखा दूँ। इसमें आप देखिए कि भारत को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भूभौतिक संरचना में फिलहाल हम बांटते हैं, अभी बांटेंगे भी 3 भूभौतिक संरचना में। देखिएगा, पहला आप देख रहे हैं जो आपको ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। इसको हम कहते हैं हिमालय। आप जो इंडिया की मैप देखिएगा बाबू, इस इंडिया की मैप में आप देखिए जो आपको ब्लैक सा दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपको ब्लैक सा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हिमालय। एक मिनट। देखिए, जो इंडिया के ब्लैक से दिखाई दे इसको बोलते हैं हम हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो डिवाइड है वो हम बोलेंगे हिमालय पार्ट, है ना। हिमालय क्या हो जाएगा? हिमालय। दूसरा जो हमारा हो जाएगा प्रायद्वीप भारत। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप भारत। कल शायद दूसरे वीडियो में आपको बताया था कि प्रायद्वीप भारत कहाँ से कहाँ तक, तो प्रायद्वीप भारत यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, दूसरा हमारा डिवाइड क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप भारत। तो पहला हमारा क्या हो गया? हिमालय हो गया, और दूसरा हमारा प्रायद्वीप भारत। ये क्या है? दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर में बच जाता है ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये तीसरा नंबर में बच जाता है। इसको बोलते हैं मैदानी भाग। क्या बोलते हैं? मैदानी भाग बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं? बच्चा मैदानी भाग। तो आपको इंडिया में अगर बोलेगा, अगर नोट करिएगा बाबू, इंडिया की भूवैज्ञानिक संरचना के अगर बोलेगा आपको लिखने के लिए, तो आप 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? तो लिखना है आपको कि भूवैज्ञानिक बोले भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। कितने? भारत को 3 भूवैज्ञानिक संरचनाओं में या खंडों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला है प्रायद्वीप खंड, जो आपको बताए थे नीचे वाला पार्ट, इसको प्रायद्वीप खंड कहते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो आप देख रहे थे ये तो हिमालय था। तीसरा हो जाएगा आपका मैदानी भाग हो जाएगा। अब 3 भाग हो सकता है, 1, 2 मैदानी भाग और तीसरा प्रायद्वीप भाग। ठीक है, तो आप नोट करिएगा कि इंडिया मतलब भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला खंड क्या हो जाएगा? पहला खंड हो जाएगा आपका हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। बीच में हम देखेंगे तो मैदानी भाग हो जाएगा, और तीसरा आप देखेंगे जो आपका सबसे लास्ट वाला है वो प्रायद्वीप भारत हो जाएगा। तो 3 खंड में डिवाइड हो गया। चलिए, अब पहले खंड की बात हम करेंगे कि प्रायद्वीप खंड क्या है। तो आपको प्रायद्वीप खंड के बारे में शायद हमको बता दें कि प्रायद्वीप खंड क्या है। तो इसको अगर हम लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन कहाँ से कहाँ तक, इसकी एरिया कहाँ से कहाँ तक है ना, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ हमें प्रायद्वीप भारत है, जो भारत की प्रायद्वीप खंड है वो उसकी एरिया कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए मैप में देखते हैं। तो मैप में आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीप भारत जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका प्रायद्वीप भारत है। सबसे पहले क्या होता है? कच्छ से रण से स्टार्ट होता है। क्या होता है? कच्छ से रण से स्टार्ट होता है। कच्छ के रण होते हुए आप देखेंगे कि अरावली पर्वत के पास जाता है। कहाँ जाता है? अरावली पर्वत से होते हुए दिल्ली जाता है। यहाँ पे क्या है? आपको दिल्ली मिलेगा। क्या मिलेगा? दिल्ली मिलेगा। दिल्ली के बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पे गंगा के समानांतर आप जाते रहेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार देखने को मिल रहा है। क्या मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार देखने को मिल रहा है। छोटा नागपुर का पठार जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एक मालदा गैप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? एक मालदा गैप आपको जो बोलता है, देखिए बाबू, गैप जो बोलता है इसको गैप बोलता है। क्या बोलते हैं? इसको हम गैप बोलेंगे। गैप का मतलब होता है थोड़ा धंसा हुआ भाग, मतलब दो भाग के बीच में, 2 ऊंचे भाग के बीच में जो धंसा हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं गैप बोलते हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीप भारत में यहाँ पे आपको मालदा गैप मिलेगा। इस गैप का क्या नाम है? मालदा गैप। क्या नाम है? मालदा गैप। ठीक है, मालदा आम सुने हैं, खाए हैं? तो हाँ, जो मालदा गैप है क्या है? तो पूछेगा आपसे कि मालदा गैप किस 2 राज्यों के बीच में स्थित है, तो आप बोलेंगे कि मालदा गैप जो है ये आप देखिए वेस्ट बंगाल और क्या है? क्या मेघालय के बीच में आपको मालदा गैप मिलेगा। तीसरा है कि मालदा गैप से जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कर्बी एंगलोंग का पठार देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्बी एंगलोंग का पठार। कर्बी एंगलोंग का पठार जो है वो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में कर्बी एंगलोंग का पठार है। तो मेघालय में आपसे पूछेगा कि मेघालय में कौन सा पठार है, तो आप बोलिएगा कर्बी एंगलोंग का पठार। कौन सा पठार है? तो मेघालय में कर्बी एंगलोंग का पठार है, और उसके जस्ट अब लेफ्ट साइड में आएंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपको गैप मिलेगा जिसका नाम है मालदा गैप। कर्बी एंगलोंग का पठार, मालदा गैप,
छोटा नागपुर पठार आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके आप यहाँ पे बढ़िएगा तो दिल्ली मिलेगा, दिल्ली जो यमुना के आसपास आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आरावली जो आपको मिलेगा राजस्थान में, और उसके बाद यहाँ पे आपको कच्छ की रण देखने को मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं तो कच्छ की रण कहते हैं। और यहाँ से हमारे इसको बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। क्या बोलते हैं? इसके नीचे ये हमारा क्या है? पूर्वी तट है। क्या है बाबू? ये पूर्वी तट है ना। इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। क्या बच्चा? इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, EASTERN है ना, ईस्टर्न COAST, ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्ट। क्या बोलते हैं? वेस्ट कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो प्रायद्वीप भारत क्या है? प्रायद्वीप भारत जो है आप इसमें बाउंड्री देखेंगे, कच्छ की रण, आरावली, उसके बाद यहाँ दिल्ली के जस्ट बाद कानपुर। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद देखिए मालदा गैप, मालदा गैप के बाद क्या हो जाएगा? करवी एंगलॉन्ग का पठार तक यहाँ पे जाने को मिलेगा। और उसके बाद आप पूर्वी कोस्ट से लेकर फिर दक्षिणी, ये आपका क्या हो गया? प्रायद्वीप भारत हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया? एक्सटेंशन देख लिया। नेक्स्ट आपको बोला गया है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। कहाँ लिखा गया? हाँ देखिए, इसे बोला प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ। आप नोट करेंगे कि प्रायद्वीप भारत की बाउंड्री, प्रायद्वीप भारत की बाउंड्री आप नोट करेंगे कि कच्छ की रण से स्टार्ट होता है, उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद आप जाता है आरावली पर्वत के आसपास, आरावली से आप दिल्ली जाता है, दिल्ली से हम कहाँ जाता है? छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद यहाँ पे मालदा गैप से बाद करवी एंगलॉन्ग का पठार। ये आपका होगा नॉर्थ बाउंड्री होगा। आपको लिखना है प्रायद्वीप भारत के नॉर्थ बाउंड्री कहाँ है, तो आप लिखिएगा प्रायद्वीप भारत की नॉर्थ बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस तरफ नॉर्थ बाउंड्री है। उसके बाद आप प्रायद्वीप के बाउंड्री के बारे में आप लिख सकते हैं। इसे पूर्वी कोस्ट हो जाएगा, पश्चिमी कोस्ट हो जाएगा। ये हमारा प्रायद्वीप भारत का पूरा बाउंड्री हो गया। उसके बाद बोलते हैं जो प्रायद्वीप भारत जो है, ये जो पूरा इंडिया आप देख रहे हैं बच्चा, ये आप जो पूरा इंडिया देख रहे हैं है ना, जो प्रायद्वीप भारत है, ये जो प्रायद्वीप भारत देख रहे हैं, ये नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ। किससे बना हुआ है? नीस। क्या बना हुआ है? नीस और ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट। ठीक है, किससे बना हुआ? ग्रेनाइट से बना हुआ, नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ। समझ में आ गया ना? तो आपको नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीप भारत। अब तो इसमें तीसरा पॉइंट नोट करिएगा कि प्रायद्वीप भारत जो है नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? किससे बना हुआ है? तो किससे बना हुआ है? तो नीस और ग्रेनाइट से आपका प्रायद्वीप भारत बना हुआ है। क्लियर हो गया? चलिए, आपको नेक्स्ट आपको इसमें दिया गया है, आपको चौथा पॉइंट लिखना है बाबू कि कैरिबियन युग में यह क्या था? कठोर था। या क्या है? प्रायद्वीप भारत देखिए बहुत कठोर भाग है। क्या है? बहुत कठोर है। प्रायद्वीप भारत बहुत कठोर है। ठीक है, तो आप लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैरिबियन कर्व से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। एक कठोर खंड मतलब, कठोर का मतलब ये प्रायद्वीप भारत जो है ना, जो आप दे रखा है, ये बहुत कठोर है। क्या है? बहुत कठोर है प्रायद्वीप भारत, जबकि हिमालय बहुत मुलायम है। क्या है? हिमालय की चट्टान क्या है? मुलायम है, जबकि प्रायद्वीप भारत की जो भी चट्टानें हैं बहुत कठोर है। इसको इसलिए इसमें बोला जाता है कि प्रायद्वीप भारत में कभी भी भूकंप नहीं आ सकता। क्या है? प्रायद्वीप भारत में कभी भी भूकंप नहीं आ सकता। आपसे पूछेगा कि क्या साउथ में भूकंप आ सकता है क्या, तो आप बोलिएगा नहीं। तो बोलेगा क्यों, तो बोलना है कि साउथ में इसलिए भूकंप नहीं आ सकता क्योंकि साउथ में कठोर चट्टान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कठोर चट्टान पाया जाता है। दूसरी बात, यह खंड बिल्कुल क्या है? अस्थायी, स्टेबल है। क्या? स्टेबल है। समझा गया ना? तो प्रायद्वीप भारत क्या है? बहुत कठोर, इस वजह से इसमें भूकंप या कोई भी तोड़फोड़ नहीं कर सकता पृथ्वी के अंदर से। ठीक है, चलिएगा। अब इसे बोला गया है कि अपसाद स्वरूप पश्चिमी घाट समुद्र में डूबा हुआ। देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताते हैं कि देखिएगा, जो प्रायद्वीप भारत पहले जो था इतना ही था, जितना आप देखिए प्रायद्वीप भारत ही था ऐसे ही था। लेकिन क्या है, जो मैदान आप देखें सेकंड वाला, मैदान का निर्माण हुआ है। मैदान का निर्माण हुआ, क्या हुआ है? मैदान का निर्माण हुआ है। लगभग 7.6 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय के तीसरे चरण, हिमालय की जब जन्म हो रहा था तो पहले चरण में क्या बना? बृहद हिमालय बना, दूसरे चरण में मिडिल हिमालय बना और तीसरे चरण में शिवालिक बना। और इसी समय क्या होता है, जो यहाँ मैदान का निर्माण होता है, इसी समय क्या होता है? हिमालय का निर्माण होता है। तो तीसरे चरण में गंगा का मैदान बना। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये क्या होता है? बहुत कठोर होता है। क्या? प्रायद्वीप भारत लिखिए, कठोर होता है, कठोर होता है। ठीक है, और अस्थायी होता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीप भारत जो है बच्चा कि ई जो भाग है, ई उठ गया है। क्या हो गया है? उठ गया है। जबकि इसकी जो पूर्वी भाग है दब गया है। क्या हो गया? दब गया है।
तो आप इसमें लिखना है कि प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी जो कोस्ट है, पश्चिमी जो तट है, वो क्या है, उठा हुआ भाग है। क्या हुआ है, ये थोड़ा सा उठा हुआ भाग है, उठा हुआ भाग है, जबकि ये पार्ट क्या है, दबा हुआ पार्ट है। ठीक है, मतलब पूर्वी तट जो है प्रायद्वीप भारत का वो दबा हुआ है। क्लियर हो गया। तो आपको प्रायद्वीप भारत के अगर आपको पूछेगा तो पहले आपको बाउंड्री के बारे में डिफाइन करना है कि प्रायद्वीप भारत कच्छ से स्टार्ट होती है, आपको अरावली, अरावली के बाद दिल्ली, दिल्ली से आप छोटानागपुर पठान, करबी मालदा गैप, मालदा गैप के बाद करबी एल्नो, और इधर पूर्वी कोस्ट, पूर्वी कोस्ट से कन्याकुमारी होते हुए पश्चिमी कोस्ट के बीच में हमारा एक बाउंड्री होगा प्रायद्वीप भारत का। ठीक है, और उसके बाद उसमें आपको सेकेंड पॉइंट नोट करना है, सेकेंड पॉइंट ये नोट करना है कि ये जो प्रायद्वीप भारत है, मतलब जिसको पश्चिमी जो दक्षिणी भाग है भारत का, वो नीस और ग्रेनाइट से बना हुआ। दूसरा पॉइंट नोट करना है। तीसरा पॉइंट ये नोट करना है कि एक कैरिबियन कल्प है ना, कैरिबियन कल्प से ही ये क्या हुआ है, अस्थायी रूप से डटा हुआ है, मतलब कि स्थायी रूप से पड़ा हुआ है। कैरिबियन आप लिखिएगा कि कैरिबियन जो युग था उस समय से ही एक खंड क्या है, पड़ा हुआ है। चौथा पॉइंट आप नोट करिएगा कि इसके जो पश्चिमी भाग है क्या है, उठा हुआ है, जबकि पूर्वी भाग क्या है, दबा हुआ है। प्रायद्वीप भारत के पश्चिमी तट क्या उठा हुआ है और पूर्वी भाग क्या हुआ है, दबा हुआ है। ये आपको भाग को नोट करना है। चलिएगा आगे बोला जाता है, देखिए अब बोला जाता है कि जो नर्मदा, ताप्ती और महानदी, रिफ्ट घाटियाँ, सतपुड़ा, ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो आपसे पूछेंगे सर एक बात बताइए, तो आप कैसे जानते हैं कि पश्चिमी जो तट है उठा हुआ है, ये तट उठा हुआ है, ये तट दबा हुआ है, कैसे आप जानते हैं? तो हम ऐसे जानते हैं, बताते हैं किस जानते हैं। इसका प्रूफ है कि पहले जो नदियाँ इस तरह बहती थी, क्या बहती थी, इस तरह बहती थी, मतलब पश्चिम साइड में बहती थी पहले नदियाँ। जो प्रायद्वीप भारत की जितनी भी नदियाँ थी किधर बैठी थी, पश्चिम साइड में बहती थी। लेकिन आज नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर, किसको, नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर सभी नदी कहाँ बैठी है, पूरब भाग में बहती है, मतलब पूर्वी कोस्ट में बहती है। तो जब नदियाँ बहती हो तो क्या अपना रास्ता तो अभी भी उसका होगा ना। जैसे कि नदी यहाँ चल रही है, तो नदियाँ जब गायब हो जाएगी, नदियाँ जब सूख जाती है तो क्या उसका रास्ता भी सूख जाता है, क्या नहीं, तो रास्ता हमेशा बना रहता है। तो आपको देखने को मिलता है कि ऐसा रास्ता यहाँ पर भी बना हुआ देखने को मिलता है, इस तरह का पहाड़ को कटा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे नदियाँ पहले बहा करती थी, है ना, जो वही नदियाँ क्या होगी, वो नदियाँ क्या हो गई, वो नदियाँ हैं जो पहले बहा करती थी पश्चिम साइड में, क्योंकि उसका रास्ता दिखाई देता है। लेकिन अब किधर बहना शुरू हो गया, अब जो है पूर्वी साइड इसको बहना शुरू हो गया। तो ये आपको लिखना है कि नदियाँ प्रारंभिक अवस्था में या प्रायद्वीप भारत की जो सभी नदियाँ पश्चिम साइड में बैठी थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो पश्चिमी साइड है, जो पश्चिमी भाग है प्रायद्वीप भारत का, वो उठ गया और पूर्वी भाग हो गया, दब गया। क्या हो गया, दब गया। और सभी नदियाँ जितनी भी प्रायद्वीप भारत की नदियाँ थी किधर आ गई, पूर्वी साइड हमारे प्रायद्वीप भारत की नदियाँ आ गई। ठीक है, तो आपको नोट करना है, आपको नोट ये करना है कि प्रायद्वीप भारत की पश्चिमी तट की में बहने वाली नदियाँ समय के साथ साथ वो पूर्वी भाग में या पूर्वी तट पर बहना शुरू कर दी है। तो आपको लिख देना है। नेक्स्ट आपको है, नेक्स्ट देखिए आपको बोल रहा है कि भूगोल में प्रयोगात्मक भाग है, तो प्रयोगात्मक भाग नहीं करेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो एक्टिविटी हटाते हैं, कट करते हैं इसको। नेक्स्ट बोलता है इसमें, देखिए बच्चा ये बहुत बड़ी पॉइंट है। ये बोल रहा है ना कि पूर्वी ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ, पूर्वी भाग में मतलब कि ये प्रायद्वीप भारत है, इधर जितने नदियाँ बह रही है ये सभी नदियाँ, अधिकांश नदी बोले बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है। देखिएगा जितने भी नदियाँ हैं जो पश्चिमी भाग में बहती, सॉरी पूर्वी भाग में बहती है, 1 मिनट, तो बोला जाता है जितने भी पूर्वी भाग में नदियाँ बहती है सब क्या डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम बोलते हैं डेल्टा क्या है, तो सबसे पहले आप छठे पॉइंट में नोट करेंगे कि भारत के प्रायद्वीप भारत के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ, यह अर्थात बंगाल में अपनी पानी को गिराने वाली नदियाँ, सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। आपको लिखना है कि प्रायद्वीप भारत की सभी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अब हम समझते हैं डेल्टा क्या है। देखिए बच्चा डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या होता है, जब नदियाँ यहाँ से तेज़ी से निकलती है, क्या होती है, जब पहाड़ से जब नदियाँ तेज़ी से निकलती है, निकलने के बाद ये क्या करती है, अपने साथ बहुत सारा मिट्टी को काटते आती है। क्या होती है, काटते आती है, और यहाँ पे आते आते क्या होती है, सागर में मिला देती है। देखिएगा
जब नदियाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो उसकी गति और धीमी हो जाती है, और जैसे ही यहाँ पे पानी भरा हुआ जब सागर तक आती है तो पनियाँ और भी एक दूसरे में मिल जाती है। उसके बाद क्या होता है, नदी की गति और भी धीमी हो जाती है। जब नदी की गति धीमी हो जाती है तो क्या कैरी कर पाएगा, तो कैरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि वो जो है नदियाँ जो अवसाद को ला रही थी, जो कीड़े मकोड़े या कचरे को ला रही थी, वो क्या नहीं ला पाएगी। इसी धीरे धीरे नदी क्या करती है, यहाँ पे जमा कर दी, क्या करती है, यहाँ पे जमा कर दी। धीरे धीरे क्या होती है, जितनी भी कचरा रहेगा यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा। जमा होते 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 स्तर बनते क्या होता है, ये पानी से भी ऊंचा हो जाता है। इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। मतलब कि नदियों के द्वारा बनाया गया, मतलब नदियों के द्वारा अवसाद से बने हुए सागर में या महासागर में बने हुए स्थल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। नदियों के अवसाद से सागर या महासागर में बने हुए स्थल को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए, डेल्टा भी आपको समझ में आ गया। तो आप नोट कर लिए, आप नोट कर लिए कि यहाँ पे पूर्व में बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। फिर दूसरी बात, डेल्टा किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा अवसाद, नदियों के द्वारा सागर या महासागर में बिछाए गए अवसाद से जिस स्थल का निर्माण होता है, मतलब नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से सागर में जिस स्थल का निर्माण होता है उस स्थल को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, हम परिधि भाग को पूरा देख लिए। क्या देख लिए, हमारा परिधि भाग क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया। क्या है, हाँ, ये हमने खल्लास कर लिया इसको। ठीक है, अब आते हैं हिमालय या अतिरिक्त परिधि पर्वतमालाएँ। ठीक है, हिमालय में आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, बोलता है जो हिमालय है बाबू, जो हिमालय है ना, आपको मैं जिससे दिखाया था अभी हिमालय क्या है। देखो ये हिमालय है, जो आप ब्लैक ब्लैक से देख रहे हैं ना, ये सभी क्या है, हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय है। बोलते हैं हिमालय क्या है, परिदीप भारत अगर कंपेयर करें इसके चट्टान से और इसके चट्टान में कंपेयर करें, इसके चट्टान से अगर हम कंपेयर करें हिमालय की चट्टान, परिदीप भारत की चट्टान और हिमालय के चट्टान से अगर हम कंपेयर करें तो क्या है, मुलायम है। हिमालय की चट्टान क्या है, मुलायम है। ठीक है, तरुण है। क्या है बाबू, तरुण है, मतलब मुलायम है। तो आपको पहला पॉइंट नोट करना है। सबसे पहले आपको हेडिंग देना है। हेडिंग ये देना है कि हिमालय और अन्य अतिरिक्त परिधि पर्वतमालाएं, ये आपको हेडिंग देना है। इससे पहला पॉइंट ये लिखना है कि परिधि भारत की चट्टानें और हिमालय की चट्टानें में अगर अंतर देखें तो हिमालय की चट्टानें क्या है, हिमालय की चट्टानें मुलायम, दुर्बल और लचीली मिलती है। क्या, मुलायम, दुर्बल और लचीली होती है। ठीक है, तो बोला जाता है इसमें पॉइंट और ऐड किया गया है कि ये वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक और अर्धजनिक बलों की अधिक अंतःक्रिया से प्रभावित है। देखिएगा, हिमालय आज भी अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो वो अंतर्जात बल है जो वैसा बल जो पृथ्वी के अंदर से जो लगाया जाता है और पृथ्वी पर जो चेंजेज होता है, मतलब पृथ्वी के अंदर में कुछ परिवर्तन होता है और उसमें पृथ्वी की सतह पे कुछ चेंजेज होता है, उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। मतलब अंदर से लगने वाले बल के कारण जो पृथ्वी की सतह पर जो चेंजेज होता है उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। क्या बोलते हैं, अंतर्जात बल। मतलब पृथ्वी के अंदर से लगने वाला बल से पृथ्वी की सतह पर जो चेंजेज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं अंतर्जात बल। बहिर्जात बल क्या बोलेंगे, बहिर्जात का बल का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा या पृथ्वी के सतह पर रहने वाले जीव जंतुओं के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो भी परिवर्तन किया जाता है उसको बोलते हैं बहिर्जात बल के द्वारा परिवर्तन। क्या बोला जाता है, बहिर्जात के द्वारा परिवर्तन। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर कौन रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर रहता है मनुष्य, रहता है गाय बैल रहता है। देखिए मनुष्य क्या करेगा, यहाँ से काटेगा मिट्टी, यहाँ उठा देगा, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं, यहाँ गड्ढा हो गया, यहाँ पे ऊंचा हो गया, इसको बोलते हैं बहिर्जात बल के द्वारा परिवर्तन। जब क्या आप देखते हैं अंतर्जात बल, अगर हम ज्वालामुखी को देखते हैं तो यहाँ फटती है, इसमें क्या होता है, जब फटती है तो पृथ्वी की जो सतह पर चेंजेज आ जाता है, उसको बोलते हैं बहिर्जात बल के द्वारा परिवर्तन। ठीक है, देखिएगा, तो हिमालय में बोलता है कि आज भी हिमालय में देखिएगा, हिमालय में आज भी बहिर्जात बल और अंतर्जात बल है ना, पृथ्वी हिमालय को परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है, इसमें अंतर्जात बल भी लग रहा है और बहिर्जात भी बल लग रहा है। हिमालय को किस तरीके से चेंज किया जा रहा है, हिमालय में पृथ्वी के अंदर से भी कुछ चेंजेज हो रहे हैं, इसके कारण
हिमालय में चेंजेस हो रहे हैं और बहिर्जात बल भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, मनुष्य कुछ ऐसा काम कर रहा है, इसी कारण पृथ्वी हिमालय में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट बोला जाता है कि इस पर्वत की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। देखिएगा, मैं बताया था अभी कि प्रायद्वीप भारत क्या हमेशा स्टेबल है, इस पर कोई भूकंप नहीं आ सकती। लेकिन हिमालय क्या है, अभी भी वर्नेबल है, मतलब कि अभी भी ये अस्थायी क्या है, अस्थायी है, अभी भी अस्थायी है। उसके बाद हिमालय अस्थायी भी है। उसके बाद देखिएगा इसके में बहिर्जात बल भी लगता है। बहिर्जात के बल के मतलब यहाँ भूकंप आता है, यहाँ ज्वालामुखी भी फट सकती है, भूकंप भी आ सकती है, क्योंकि ये प्लेट से लगातार जुड़े हुए क्या हुए हैं, जो प्लेट से क्या जुड़ा हुआ है। तो मतलब समझ जाइए कि हिमालय जो है वहाँ भूकंप आने की चांसेस है, ठीक है। इसलिए हिमालय को भूकंप के 5वें जोन में डाला गया है, ठीक है, भूकंप नंबर 5 जोन में डाला गया है। भूकंप का 5 जोन होता है, लगता है एक जो होता है जहाँ पे वो एक जोन होता है, मतलब कि भूकंप जोन फर्स्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, इसीलिए हिमालय को भूकंप जोन फर्स्ट में डाला गया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होता है भूकंप आने का, क्योंकि हिमालय जो है, हिमालय के अंदर लगातार विवर्तनिक मतलब कि आंतरिक क्रिया काम करती रहती है, तो यहाँ भूकंप आने के चांस ज़्यादा रहता है। देखिएगा, जो यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ पर नदी जो है बहती है, जैसे हिमालय ही है, हमारा हिमालय है, नदी बहती है, तो यहाँ से नदी जब बहकर आती है तो यहाँ पर देखिए भी आकार की वैली का निर्माण कर देती है। क्या होती है? भी आकार वैली का निर्माण करती है। कहीं यहाँ देखिए गॉर्ज बना देगी, कुछ गड्ढा कर देगी, ठीक है, कहीं भी आकार की वैली का निर्माण कर देगी। ये आपको देखने को मिलता है। कहीं आप देखिए जलप्रपात देखने को मिल जाएगा, मतलब कि झरना देखने को मिल जाएगा, इस तरह का पानी गिरता रहता है, ठीक है, पानी गिरेगा, इस तरह झरना देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार की जो है हिमालय में देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे नोट करनी होंगे कि हिमालय जो है कठोर स्थित प्रायद्वीप की अपेक्षा ये मुलायम, तरुण और कोमल भी है, लचीली भी है, ठीक है। यहाँ विवर्तनिक क्रिया, जो हिमालय है विवर्तनिक क्रिया से जुड़ी हुई, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि यहाँ पे भूकंप आने की चांसेस, भूकंप आने की संभावना अधिक है, ठीक है, इसीलिए इसे हिमालय को भूकंप जोन फर्स्ट में डाला गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड करिएगा कि जो हिमालय है वो बलित पर्वत है, क्या है, फोल्ड माउंटेन है, क्या है, बलन, हाँ भ्रंसन, मतलब कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन किसको बोलते हैं? देखिएगा, एक पेज आप ले लीजिए बच्चा, क्या लीजिए, एक आप पेज लिए, हम फोल्ड माउंटेन आपको बता रहे हैं, एक पेज और दोनों तरफ से आप दबाइए, जब दोनों तरफ दबाइए तो ये जो पेज वाइज से हो जाएगा, ठीक है। तो हिमालय इसी तरह फोल्ड होकर बना है, ठीक है, तो इसी को हिमालय को बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। जो भी पर्वत श्रृंखला इस तरह फोल्ड होकर बना है उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलेंगे? फोल्ड माउंटेन बोलेंगे। एक होता है ब्लॉक माउंटेन, क्या होता है? एक होता है ब्लॉक माउंटेन, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिएगा, कोई अगर मान लीजिए ज़मीन है, ये आपका जड़ ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद ई भाग होता है, ई भाग क्या धंस जाता है, क्या होता है, धंस के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से तो ये तो उठ गया ना, ये तो उठ गया पोर्शन, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, समझ में आ गया। ये ऊंचा हो गया तो माउंटेन हो गया, क्योंकि ज़मीन ये धंस गया ऐसे करके, ये भी धंस गया तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर जो उठे हुए भाग को हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन अगर पूछेगा आपसे तो बता दीजिएगा। फोल्ड माउंटेन का मतलब हो जो पेज की तरह बनता है, जिसे दोनों तरफ से दबाएंगे तो फोल्ड हो जाता है, मुड़ जाता है, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, धंसने पर बन जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो आप बता देंगे हिमालय एक ब्लॉक माउंटेन नहीं, हिमालय एक फोल्ड माउंटेन। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, हम 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। एक क्लियर मैंने किया हिमालय अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत रचनाएं, और अब तीसरा हम करेंगे सिंधु ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हम देखेंगे। बहुत हल्ला करते हैं, देखिए थोड़ा सा दिन है ना, इस वजह से हल्ला हो रहा है ना, तो कोशिश करेंगे रात को शूट करने के लिए कि रात को शूट हो और आप लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे। चलिए अब देखते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले देख लेते हैं हम फिगर में, देखिएगा ये फिगर है, इसको बोलते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब हम देखते हैं इसको बोलते क्यों हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे आप देखें एक नदी बह रही है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी।
ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से होती है अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, अरब सागर में। सिंधु नदी अरब सागर में अपनी पानी गिराती है। कहाँ गिराती है, सिंधु नदी। आप हेडिंग दीजिएगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हेडिंग दे दिए, चलिए आप हेडिंग अगर नहीं दिए तो आप दे दीजिए कॉपी में, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, आप हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, हेडिंग देने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे, अब जो हमारा सिंधु नदी है, यहाँ मानसरोवर से निकलते हुए, है ना, कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान से होते हुए कहाँ गिर जाती है, पहला मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर से निकलकर कश्मीर में प्रवेश करती है। कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद वो कहाँ आ जाती है, अपनी पानी को लेकर अरब सागर में आती है। समझ में आ गया ना। ये आपका बोलते हैं सिंधु नदी। गंगा नदी बोलते, देखिए यहाँ पे आपको गंगा नदी दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब उत्तराखंड से निकलती है और यहाँ पे क्या होती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में निकलती है और जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसको बोलते हैं गंगा नदी। क्या बोलते हैं, गंगा नदी। उसके देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, आप यहाँ पे देखेंगे सांगपो नदी, तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे देखिएगा सांगपो नदी यहाँ से निकलती है। जैसे ही इंडिया में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि जब इंडिया में नहीं रहती, देखो ये जो भाग इंडिया में नहीं है, तो जैसे ही इंडिया से बाहर बहती है उसको बोलते हैं सांगपो नदी। लेकिन यही नदी जब इंडिया में प्रवेश कर जाती है उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसी बहती है और यहाँ पे गंगा में आकर मिल के दोनों साथ में अपनी पानी कहाँ गिराती है, अपनी पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। इस तरह का निकलती है और अपनी जो पानी है, यहाँ से गंगा निकलती है, अपनी पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। समझा गया ना। तो ये हो गया सिंधु नदी, ये हो गंगा नदी, ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। देखनी फिगर देखिएगा। अब इसको मैदान क्यों कहते हैं, तीनों के नाम से क्यों पड़ा, क्योंकि जो ये मैदान बना है बच्चा, ये जो मैदान बना है ये तीनों मिलकर बनाया है। ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों मिलकर ये मैदान को क्या कर बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये नदी, ये जो मैदान है कौन बनाया है, ये जो मैदान है सिंधु ने मिलकर बनाया। सिंधु नदी पहले ऐसे बहती थी, कैसे बहती थी पहले हम आपको बताएंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। सिंधु नदी पहले ऐसे बहती थी, अपनी पानी को यहीं पिलाती थी। गंगा नदी तो बहती ही थी ऐसे, और जो ब्रह्मपुत्र नदी भी ऐसे बहती थी। तो यहाँ पे जितने भी मलबा था यहाँ पे लाकर जमा करती थी, और ये मलबा जमा होते होते यहाँ पे स्थल का निर्माण हो गया, क्योंकि वहाँ से मिट्टी काट करके लाती थी। और यहाँ पे गड्ढा, जहाँ पे गड्ढा था, क्या था, गड्ढा था, भ्रंश था। और भ्रंश में अपनी मिट्टी को बिछाते बिछाते यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक स्थल का निर्माण हो गया, जिसको बोलते हैं गंगा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का स्थल या मैदान कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या रहा है। देखिए बोलता है कि भारत की तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। पहला कौन था, पहला प्रायद्वीप भारत था। दूसरा क्या था, दूसरा हिमालय दे रखा था। और तीसरे भूवैज्ञानिक खंड में क्या दे रखा, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दे रखा है। तो बोलता है कि भारत के तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। क्या है, किसका मैदान है, सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भूसंनति, मैं बताया ना, गौर्ज था, क्या था, गड्ढा था। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पानी गिराती थी, गंगा नदी इधर पानी गिराती थी, और यहाँ पे देखिएगा सिंधु नदी भी लाकर यहीं पे पानी गिराती थी। इसको बोलते हैं भूसंनति। क्या बोलते हैं, भू अभिनति। अभिनति का मतलब दबा हुआ, मतलब झुका हुआ, दबा हुआ, उसको बोलते हैं अभिनति। अपनति का मतलब उठा हुआ। तो ठीक है, तो यहाँ पे भू अभिनति मतलब भूमि का अभिनत हो जाना, मतलब धस जाना। तो यहाँ पे जितने भी धस जाएगा तो पानी आएगा, ऐसे गिराएगा। तो गर्त का आपको बताया था कि गर्त का मतलब गड्ढा ही होता है। ठीक है, गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गंगा का मैदान का जो निर्माण हुआ है 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। कब हुआ बच्चा, तो आप लिखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ है, जिसे सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाया है। लिखिएगा फिर यहीं पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान प्रारंभ में क्या था, एक भू अभिनति गर्त था। क्या था, गर्त था। समझा गया ना। ये तीसरा पॉइंट में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में की बात करेंगे, तब से हिमालय और नदी से मिलने वाली नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसादों से
पाट पाटना मतलब बिछा देना। पाटना का मतलब क्या होता है? बिछाना। बोलता है कि जो भूसन्निधि थी तो परिधि भार से भी नदी आती थी, इधर से भी नदियाँ आती थी, इधर से भी नदी आती थी, इधर से भी नदी आती थी। यहाँ पे अपनी जो भी लाती थी कचरा उचरा अपसादों को पाटना का बिछा देती थी, और इसी से क्या हो, गंगा ब्रह्मपुत्र का निर्माण हो गया, सॉरी मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, देखिएगा बच्चा इसमें दे रखा है इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 100 से 200 मीटर नीचे। देखिएगा इतना जलोढ़ बिछाया गया कि इसको खतेंगे तो 200 से लेकर मतलब 1000 से लेकर 2000 मीटर तक आपको जलोढ़ मृदा ही मिलेगा। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ मृदा का मतलब होता है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों या अपसादों को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। तो क्या मैदान नदियों के द्वारा बिछाए नहीं गए, तो नदियों के द्वारा बिछाई गई मृदा इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ध्यान दिए यहाँ पे, एक मिनट देखिएगा ऊपर लिखे, मतलब बोलो ऊपर जो लिखा गया है, वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। आप जितने भी ऊपर पढ़े हैं आप उसमें से लगभग सब चीज़ में अंतर देखने को मिलता है। जैसे कि आप प्रायद्वीप में कुछ अलग देखने को मिला है, हिमालय में कुछ अलग देखने को मिला, और ये जो तीसरी भूवैज्ञानिक संरचना है मैदान, उसमें कुछ अलग देखने को मिला है। तो वही बोला, इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे कि धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का यहाँ पे भू आकृतिक एवं भू उच्चावाद के महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया। चलो आगे देखते हैं, भू आकृति क्या है। देखिएगा भू आकृति आप लिख कर डैश दीजिएगा, आपका 3 भूवैज्ञानिक अवस्थाएं खत्म हो गया। अब हम आते हैं भू आकृतिक में। ठीक है, देखिए वीडियो कितना लंबा हो गया, 31 मिनट का हो गया। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में भू आकृति कवर करेंगे, तब तक आप आराम से इसे देखिए और क्लास मिस मत करिए बाबू, है ना, बिल्कुल देखिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भू आकृति के साथ। थैंक यू।